कभी सोचा है कि कोई दस्तावेज, खासकर किसी देश का संविधान, जीवित या लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, जैसे कोई पुरानी किताब सांस ले रही हो। पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये समय के साथ, समाज के साथ और हमारी जरूरतों के साथ बदल सकता है। ठीक, एक जीवित चीज की तरह। और आज हम इसी की नब्ज पकड़ने वाले हैं। हमारी पड़ताल का विषय है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। हमारे पास जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून कैसे बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की लगातार विकसित हो रही कहानी है। बिल्कुल, और आज की चर्चा का असली लक्ष्य इसी संतुलन को समझना है। कैसे एक दस्तावेज इतना मजबूत हो कि देश की नींव बना रहे और साथ ही इतना लचीला भी कि भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। तो इसी संतुलन का नाम है अनुच्छेद 368। हाँ, आप कह सकते हैं अनुच्छेद 368, जो संविधान में संशोधन के प्रावधानों और प्रक्रिया को तय करता है। ये एक तरह से संविधान का खुद को अपडेट करने का इनबिल्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो जरा इस मैकेनिज्म को खोल कर देखते हैं। मान लीजिए किसी को लगता है कि संविधान के किसी हिस्से को बदलने की जरूरत है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? पहला कदम क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत एक औपचारिक प्रस्ताव से होती है, जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। और इसके कुछ नियम भी होंगे? हाँ, और कुछ सख्त नियम है। पहला, संशोधन का विधेयक सिर्फ संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्य की विधानसभाओं में नहीं? नहीं, उन्हें यह अधिकार नहीं है। और दूसरा, ये विधेयक सरकार का कोई मंत्री या फिर कोई भी सांसद, जिसे निजी सदस्य कहते हैं, पेश कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से अनुमति की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो मतलब शुरुआत तो संसद के भीतर से ही होगी, लेकिन असली चुनौती तो इसे पास कराने में होगी, है ना? बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। ये आम कानूनों से अलग है। हाँ, ये बहुत अलग है, और यही इस प्रक्रिया की, आप कह सकते हैं, रीढ़ है। विशेष बहुमत का मतलब है कि विधेयक को पारित होने के लिए 2 शर्तें एक साथ पूरी करनी होती हैं। 2 शर्तें? हाँ, पहली शर्त है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, यानी 50% से ज्यादा। अच्छा, मतलब अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो 272 का समर्थन चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, भले ही उस दिन कितने भी सांसद मौजूद हों। खाली सीटों या गैर हाजिर सांसदों से फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि उस दिन सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और मतदान कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 का समर्थन मिले। अच्छा, तो ये साधारण बहुमत से काफी अलग हुआ। बहुत अलग। साधारण बहुमत में तो सिर्फ मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा समर्थन काफी होता है। ये दोहरी शर्त सुनिश्चित करती है कि संविधान में कोई भी बदलाव हल्के फुल्के ढंग से न किया जा सके। ये तो वाकई दिलचस्प है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें एक और पेच है। क्या? दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को, इसे अलग अलग इसी विशेष बहुमत से पास करना होता है। हाँ। और अगर दोनों में असहमति हो तो किसी संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब है कि राज्यसभा, जहां अक्सर सरकार का बहुमत नहीं होता, किसी भी संवैधानिक संशोधन पर एक तरह से वीटो लगा सकती है। तो अगर राज्यसभा सहमत नहीं है तो संशोधन वहीं रुक जाएगा। बिल्कुल, ये केंद्र सरकार की शक्तियों पर एक तरह का अंकुश है। और ये गंभीरता तब और भी बढ़ जाती होगी जब बात सिर्फ केंद्र की नहीं, बल्कि पूरे देश के संघीय ढांचे की हो। तब तो राज्यों की भी कोई भूमिका होती होगी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर प्रक्रिया का तीसरा और सबसे कठोर स्तर आता है। अगर कोई संशोधन संविधान के संघीय प्रावधानों से जुड़ा है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां। सही, तो ऐसे मामलों में संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी साधारण बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए। 1 मिनट, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात स्रोतों में लिखी है। बताइए। कि राज्यों को अपनी सहमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई राज्य सरकार चाहे तो एक जरूरी संशोधन को अनिश्चित काल के लिए लटका सकती है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। सैद्धांतिक रूप से हाँ, ऐसा हो सकता है। यह एक राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर सकता है। तो ये तो एक तरह का वीटो पावर हो गया, बिना वीटो कहे। एक तरह से व्यवहार में राजनीतिक दबाव काम करता है, लेकिन संविधान में कोई समय सीमा न होना इस प्रक्रिया का एक बहुत ही अनोखा पहलू है। और जैसे ही आधे राज्य सहमति दे देते हैं, औपचारिकता पूरी हो जाती है।
और जब ये सब हो जाए, संसद और राज्य भी मान जाएं, तब आखिरी पड़ाव क्या है? राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? यह प्रक्रिया का अंतिम चरण है। विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और यहाँ 24वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक है। मतलब राष्ट्रपति को फां कहना ही पड़ता है। वे न तो सहमति रोक सकते हैं और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। एक बार उनकी मोहर लग गई तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो हमने प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि सभी बदलावों के लिए ये मुश्किल रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। हाँ, और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। यह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। मोटे तौर पर संशोधनों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार? हाँ, पहला, जिसे आप आसान रास्ता कह सकते हैं, वो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ये ऐसे बदलाव हैं जो तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के दायरे से भी बाहर हैं। जैसे नए राज्यों को भारत में शामिल करना, किसी राज्य का नाम या सीमा बदलना, या किसी राज्य में विधान परिषद बनाना या खत्म करना। अच्छा, तो अगर ये आसान वाले संशोधन है, तो फिर अनुच्छेद 368 में क्या है? अनुच्छेद 338 में बाकी 2 तरीके आते हैं। दूसरा तरीका, जो मध्यम रास्ता है, वो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, जिसकी हमने अभी बात की। संविधान के ज्यादातर प्रावधान इसी तरीके से बदले जाते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत भी इसी में आते हैं ना? हाँ, वो भी इसी में। और बाकी सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में नहीं आते। और तीसरा, यानी सबसे मुश्किल रास्ता, वो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ये उन प्रावधानों के लिए आरक्षित है जो हमारे संघीय ढांचे की नींव हैं। ठीक है, यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। हमने समझ लिया कि संविधान को कैसे बदला जा सकता है, पर क्या इसकी कोई सीमा है? क्या संसद कुछ भी बदल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या वो लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल सिद्धांतों को भी बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें 1973 के एक ऐतिहासिक मामले केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य से मिला। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा? हाँ, ये सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि आप एक घर को रेनोवेट कर सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं, नई खिड़कियां लगा सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। उन खंभों को नहीं हटा सकते जिन पर पूरी इमारत टिकी है। बिल्कुल, ये मूल ढांचा संविधान की वही नींव है। पर ये नींव है क्या? क्या इसकी कोई लिस्ट है? और यही बात इसे और फैसिनेटिंग बनाती है। मूल ढांचा क्या है, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। ये एक विकसित होती अवधारणा है जिसे सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर अपने फैसलों के जरिए परिभाषित करता है। अच्छा। मोटे तौर पर इसमें लोकतंत्र, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत शामिल हैं। इसका उद्देश्य ये है कि संशोधन के नाम पर संविधान की आत्मा को नष्ट न किया जा सके। तो इस सब का मतलब क्या है? ये पूरी संशोधन प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो है शासन में अनुकूलनशीलता, ताकि एक विशाल देश पुराने नियमों में बंद कर न रह जाए। बिल्कुल। और दूसरा, ये नए अधिकारों को समायोजित करने की जगह देता है। जब समाज बदलता है तो अधिकारों की समझ भी बदलती है, जैसे LGBT समुदाय के अधिकार या निजता का अधिकार। और ये सामाजिक सुधार का भी एक जरिया बनता है। हाँ, पुरानी दमनकारी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं को खत्म करने का। तो ये व्यवस्था शक्तिशाली तो है, लेकिन क्या ये एकदम सही है? क्या इसकी कोई आलोचना भी है? हाँ, बिल्कुल है। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रक्रिया बेहतर हो सकती थी? आलोचक क्या कहते हैं? पहली, अमेरिका की तरह संशोधन के लिए कोई अलग से निकाय जैसे संवैधानिक सम्मेलन नहीं है। सारी शक्ति संसद को ही दे दी गई है। और दूसरी कमी? दूसरी, राज्यों के पास संशोधन शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है। पहल हमेशा केंद्र ही करता है, ज्यादातर मामलों में। हाँ। और तीसरी आलोचना ये है कि संघीय मामलों में भी सिर्फ आधे राज्यों की सहमति चाहिए, और वो भी साधारण बहुमत से। कुछ का मानना है कि ये राज्यों को पर्याप्त अधिकार नहीं देता। और वो संयुक्त बैठक वाली बात, उससे तो राजनीतिक गतिरोध भी पैदा हो सकता है। हाँ, वो भी एक मुद्दा है। चलिए, इस चर्चा को कुछ असल दुनिया के उदाहरणों से और ठोस बनाते हैं। हाँ। 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। कुछ ने तो देश की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि ये संशोधन सिर्फ कागजी नहीं है, इनका हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। जैसे 42वां संशोधन 1976 में, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े
और मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए। हाँ, वो आपातकाल के दौरान आया था। और फिर उसके ठीक बाद 44वां संशोधन आया, जिसने उसके कुछ बदलावों को पलटा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया। सही। यह दिखाता है कि कैसे एक संशोधन दूसरे की गलतियों को सुधारने के लिए भी लाया जा सकता है। यह शक्ति और उसकी सीमाओं का एक क्लासिक उदाहरण है। फिर 61वां संशोधन आया, जिसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। एक झटके में करोड़ों युवाओं को लोकतंत्र में आवाज मिल गई। लेकिन मैं 73वें और 74वें संशोधन पर रुकना चाहूंगी। इन्होंने तो सत्ता को दिल्ली से निकालकर सीधे गांवों और मोहल्लों तक पहुंचा दिया, पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर। क्या ये असल में उतना ही क्रांतिकारी साबित हुआ जितना सुनने में लगता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। कागज पर यह भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़े बदलावों में से एक था। इसने जमीनी स्तर पर लाखों नए नेताओं को, खासकर महिलाओं और वंचित समुदायों से राजनीति में आने का मौका दिया। लेकिन व्यवहार में इसकी सफलता मिलीजुली रही है। कई राज्यों में आज भी इन्हें पर्याप्त शक्तियां और फंड नहीं दिए जाते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसने सत्ता के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। और हाल के वर्षों में 101वां संशोधन जिसने जीएसटी लागू किया, और सबसे नया 106वां संशोधन महिलाओं के लिए आरक्षण वाला। बिल्कुल, जीएसटी का आना आर्थिक अनुकूलनशीलता को दिखाता है, और ये उस संघीय प्रक्रिया का सटीक उदाहरण है जहां राज्यों की सहमति जरूरी थी। और महिला आरक्षण, वो एक बड़े सामाजिक सुधार का कदम है। ये संशोधन सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, ये भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के मील के पत्थर हैं। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए ये साफ है कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत ही सोचा समझा मिश्रण है। ये न तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला है और न ही अमेरिका की तरह बहुत कठोर। इसी संतुलन ने इसे 75 वर्षों से ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने की शक्ति दी है। सही कहा। और इस संविधान की स्थायी विरासत को मूल ढांचे के सिद्धांत ने बचाया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि विकास करते हुए भी इसके मूल मूल्य बरकरार रहे। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है। बिल्कुल, एक समावेशी, बराबरी वाले और न्यायपूर्ण समाज को बनाने का वादा। और आज के श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हाँ, एक विचार जिस पर गौर किया जा सकता है। हमारे सोच में उल्लेख है कि संशोधन की प्रक्रिया बहुत संक्षिप्त है, जो विवादों और न्यायिक व्याख्या के लिए काफी गुंजाइश छोड़ती है। तो सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है, क्या यह अस्पष्टता, ये संक्षिप्तता विवाद पैदा करके संविधान को कमजोर बनाती है, या ये न्यायिक विवेक को समय के साथ इसके विकास का मार्गदर्शन करने की अनुमति देकर इसे और ज्यादा मजबूत और समय के अनुकूल बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं है।